हमारे चैनल में खुशामदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तूफानी रात थी। दोनों हाथों को जोड़े एक लड़की सड़क के दरमियान चिल्ला रही थी, प्लीज़ कोई मदद करो, अल्लाह के लिए कोई मदद करो। वो वहाँ से गुजरती आने जाने वाली गाड़ियों के पीछे भाग रही थी, लेकिन सब उसे इग्नोर करते अपने रास्ते जा रहे थे। बारिश का जोर बढ़ता जा रहा था, तभी शायद सब इतनी जल्दी में थे कि कोई रुकने को तैयार नहीं था। वक्त गुजरता जा रहा था और आधी रात होने को आई थी। बारिश में भीगती वो सड़क पर घुटनों के बल गिरी। आंखों से बहने वाले आंसू बारिश के साथ मिल रहे थे। तभी एक गाड़ी उसके सामने रुकी। हेडलाइट की तेज रोशनी के बायस उसने फौरन हाथ आंखों पर रखा। गाड़ी का ड्राइवर एक्सीडेंट के डर से फौरन गाड़ी से बाहर निकला और इस लड़की की जानिब आया। तुम ठीक हो? ड्राइवर के पूछने पर इसने मजीद देर किए बगैर फौरन ड्राइवर का हाथ पकड़ लिया। सर प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मेरा भाई बहुत ज़ख्मी है, वो मर जाएगा, प्लीज़ मेरी मदद करें, हॉस्पिटल करीब ही है। अभी वो लड़की बोल ही रही थी जब पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोलकर ब्लैक जैकेट और जीन्स में एक शख्स बाहर निकला। उसके बाल बिखरे हुए थे और माथे पर बल पड़ा था। उसकी नज़र सामने ड्राइवर से होती उस कम उम्र लड़की के ऊपर गई, जो बारिश में भीगती ड्राइवर का हाथ पकड़े खड़ी थी। सर ये लड़की मदद मांग रही है। ड्राइवर ने हड़बड़ाकर अपने कदम पीछे लिए। गाड़ी में बैठो, देर हो रही है। उस लड़की को नज़रअंदाज करते हुए वो वापस गाड़ी में बैठता दरवाज़ा बंद करने लगा था कि वो लड़की अब उसकी तरफ का गाड़ी का दरवाज़ा पकड़े खड़ी थी। ये क्या बदतमीज़ी है? गुस्से से उस लड़की की जानिब देखते पूछा, जो गाड़ी से बाहर बारिश में भीग रही थी। उस लड़की के ठंड से नीले पड़ते होंठ इसकी नज़रों से मुख्फी नहीं थे। मेरा भाई मर जाएगा, सर प्लीज़ मेरी मदद कर दें। वो हाथ जोड़ने लगी। वो मदद नहीं करना चाहता था, ना ही उसे किसी से हमदर्दी होती थी, मगर फिर भी वो ड्राइवर को उसकी मदद का इशारा कर चुका था। कहाँ है तुम्हारा भाई? ड्राइवर ने फौरन पूछा तो वो लड़की उसे अपने साथ सड़क की पिछली जानिब ले जाने लगी। गाड़ी में बैठे वो उस लड़की को भागते हुए देख रहा था। 4-5 मिनट बाद वो लड़की ड्राइवर के साथ अपने भाई को सहारा देते हुए ला रही थी। कुछ सोचते वो गाड़ी की पिछली सीट से उतरता अगली सीट पर बैठ गया और ड्राइवर ने उसके भाई को गाड़ी की पिछली सीट पर डाला। वो लड़की भी अपने भाई के साथ बैठ गई। सफ़र वापस शुरू हुआ। जब बैक व्यू मिरर से मुकाबिल ने पीछे बैठी लड़की को देखा, वो लड़की शायद रो रही थी। उसका भाई ज़ख्मी था, उसके सर पर खून जमा हुआ था। शायद उस लड़की को मदद मांगते काफ़ी वक्त गुजर चुका था। न जाने आज पत्थर दिल कैसे नरम पड़ा था कि उसने हाथ आगे बढ़ाते हीटर ऑन कर दिया। ड्राइवर ने उसे चौंक कर देखा। ये वाकई ताज्जुब की बात थी, क्योंकि वो किसी की मदद करने का आदी नहीं था, ना ही उस जैसे पत्थर शख्स को किसी से हमदर्दी हो सकती थी। 15 मिनट की ड्राइव करने के बाद गाड़ी अस्पताल के सामने रुकी। ड्राइवर ने बाहर निकलते स्ट्रेचर और वार्ड बॉय को बुलाया। वो लड़की भी फौरन गाड़ी से बाहर निकल गई और स्ट्रेचर पर मौजूद अपने भाई के साथ अस्पताल की अंदरूनी हिस्से में चली गई। वो गाड़ी की फ्रंट पर बैठा उस लड़की को बगौर देख रहा था, जिसकी उम्र 20 साल से ज़्यादा नहीं थी। ड्राइवर वापस गाड़ी में आकर बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। तमाम रास्ता खामोशी से गुजरा और फिर गाड़ी एक आलीशान मेंशन के सामने रुकी और फिर दरवाज़ा खुलते ही अंदर चली गई। पोर्च में गाड़ी रुकी तो वो गाड़ी से बाहर निकला। घर के अंदर कदम रखते वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। कमरे में कदम रखते अपने बूट उतारे और फ्रेश होने बाथरूम में चला गया। गर्म पानी के शावर के नीचे वो आंखें मूंद गया। आंखों के आगे आज सारा दिन का होने वाला मंजर घूमने लगा। वो कोई आम आदमी नहीं, अफनान खानजादा था। बहुत सारी मिल्स का इकलौता मालिक, बिजनेस की दुनिया में राज करने वाला एक नामी ग्रामी नाम, हसीनाओं के दिलों पर राज करने वाला यंग बैचलर। मैंने तुम्हारे लिए माला को पसंद किया है। अफनान, तुम माला से शादी करोगे?
यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। दादी ने उस पर बहुत जोर दिया था। वो कमज़ोर पड़ रहा था क्योंकि वो इस दुनिया में वाहिद थी जो उसे मोहब्बत करती थी और वो उनसे मोहब्बत करता था। डॉक्टर ने बताया था कि उनकी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और वो किसी भी वक्त इस दुनिया से जा सकती हैं। उसके बाद दादी की एक ज़िद थी, वो उसकी शादी थी। माला उसकी रिश्तेदार थी, वो अक्सर दादी के पास आती थी। ये अलग बात थी, उसे माला बिल्कुल पसंद नहीं थी। शायद उसे हर वो लड़की से चिढ़ होती थी जो उसकी दौलत और मुकाम देखकर उसके पीछे पागल होती थी। मुझे माला नहीं पसंद दादी, मैं उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। वो झुंझलाया। तो ठीक है, जो पसंद है उससे शादी कर लो, पर तुम्हारी पसंद मुझे पसंद आनी चाहिए अफनान। ये कहते वो बुरी तरह खांसने लगी तो अफनान खानज़ादा ने मज़ीद बहस ना की। अचानक नज़रों का मंजर तब्दील हुआ और आंखों के सामने उस लड़की का तस्वुर आया जिसकी वो मदद कराया था। अफनान खानज़ादा ने फ़ौरन से आंखें खोली। उस लड़की ने सफ़ेद रंग का चूड़ीदार सूट पहना था जो बारिश में भीगने के बायस उसके वजूद से चिपका हुआ था। माथे पर कटे हुए छोटे छोटे बाल चिपके हुए थे। उस लड़की की आंखें ब्लू रंग की थीं जिनमें रोने के बायस सुर्खी फैली हुई थी। सफ़ेद रंगत जो शायद मुस्तकिल भीगने की वजह से सुर्ख पड़ने लगी थी और होंठ नीले। उस लड़की के बाल कमर से नीचे तक थे। अफनान खानज़ादा के जहन में उसका पूरा नक्श आया था। बुरी तरह से वो सर झटकते बाथरूम से बाहर निकला और शॉर्ट ट्राउज़र पहनकर बेड पर लेट गया। छत को कुछ देर घूरते रहने के बाद उसने साइड टेबल पर रखा अपना फ़ोन उठाया और जुनैद का नंबर डायल किया। जुनैद उसका बेस्ट फ्रेंड था। अफनान लगारी का वाहिद बेस्ट फ्रेंड जिसकी एक नहीं दो बीवियां थीं। कुछ देर की रिंग के बाद फ़ोन रिसीव कर लिया गया। खैरियत? आगे से मसरूफ़ से लहजे में पूछा गया। मैं शादी नहीं करूँगा जुनैद, तुम दादी को समझाओ। अफनान ने माथा मसलते हुए कहा। मैं समझाऊँगा और वो मान भी जाएंगी, लेकिन बात उनके मानने या मानने की नहीं बल्कि उनकी खुशी की है। अगर तुम्हें उनकी खुशी अजीज़ नहीं तो बिला झिझक तुम टालते जाओ। वैसे भी वक्त बहुत कम है उनके पास, फिर तुम आज़ाद। जुनैद के सादा से लहजे पर वो जल भुन गया था। तुम पागल हो जुनैद, वो मेरी दादी हैं। अफनान ने दांत पीसते याद दिलाया। तो फिर कर लो शादी। जुनैद ने आसान हल पेश किया। किससे शादी करूं? उस माला से? तुम जानते हो ना वो लड़की कैसी है। अफनान भड़क गया था। हाँ मैं जानता हूँ। तुम माला से नहीं किसी दूसरी लड़की से शादी कर लो जो तुम्हें पसंद है। दादी ने तुम्हें ये ऑप्शन भी तो दिया है। जुनैद की बात पर अफनान चौंक गया और चौंक कर फ़ोन को देखा। तुम्हें यह बात कैसे मालूम? मैंने तो तुम्हें बताया ही नहीं कि दादी ने मुझे ऑप्शन दिया है। अफनान की बात सुनकर जुनैद एक लम्हे को घबराया, फिर गहरा मुस्कुराया। तुम्हारा दिमाग शायद वाकई ख़राब हो गया है। यही वजह है कि तुम मुझे कुछ लम्हे पहले बात बताने के बाद मुझसे सवाल कर रहे हो। खैर, मेरे पास तुम्हारे लिए एक आसान रास्ता है। जुनैद ने बात का रुख फेरा। मैं सुन रहा हूँ, अफनान ने कहा। तुम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लो, दादी भी खुश, फिर तुम बाद में डिवोर्स दे देना। जुनैद की बात पर वो कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। किससे करूं? अफनान ने बेख्याली में पूछा। ये मुझे नहीं मालूम। बहुत सारी लड़कियां हैं जो इस काम को बाखुशी कर लेंगी। उनका पेशा होता है। ये बदले में वो तुमसे अपनी मतलूबा रकम का मुतालबा करेंगी। जुनैद की बात उसकी समझ में आ रही थी, लेकिन एक लम्हे के लिए जैसे जहन से सारा बोझ, सारी टेंशन ख़त्म हो गई थी। पर जो पेशावार ये काम करती हैं, उनके तौर तरीके देख दादी एक लम्हे में समझ जाएंगी। वो मेरी बीवी बनने का नाटक ज़रूर करेगी, पर वो बहू बनकर दादी की खिदमत या उन सब में पूरी नहीं उतर सकती जुनैद। और फिर अगर दादी को इस बात का इल्म हो गया तो? वो बोल ही रहा था जब जुनैद ने उसकी बात दरमियान में काट दी। हाँ, तो फिर तुम किसी मजबूर लड़की को ढूंढो जिसे पैसों की सख्त ज़रूरत हो और वो तुम्हारी पेशकश कबूल कर ले।
बाकी बातें बाद में। तुम कंवारे हो, पर मेरी शादी हुई है और मेरी बीवी मेरा वेट कर रही है। जुनेद ने कहते साथ फ़ोन बंद कर दिया। अफनान ने फ़ोन को घूरते 2 गालियों से नवाजा और गहरी सांस लेते एक मर्तबा फिर छत को घूरने लगा, जब जहन पर दोबारा वही लड़की का अक्स लहराया। वो हॉस्पिटल के कॉरिडोर में चक्कर काटती डॉक्टर से इल्तिजा कर रही थी। डॉक्टर्स का कहना था कि ये पुलिस केस है, जबकि वो डॉक्टर को इस बात का यकीन दिला रही थी कि ये पुलिस केस नहीं है, बल्कि उसका भाई छत से नीचे गिरा है। 1 घंटे की मजीद मिन्नत समाजत के बाद एक अधीर उम्र डॉक्टर को शायद उस पर रहम आया था, इसीलिए उसके भाई को इमरजेंसी में एडमिट कर लिया गया। डॉक्टर्स ने उसके भाई के चेकअप के बाद उसे आईसीयू में शिफ्ट करते बताया था कि उसके सर पर गहरी चोट लगने की वजह से सीरियस इंजरी है, ब्लड लॉस बहुत हो चुका है और सर के पिछले हिस्से में खून जम गया है। फौरी तौर पर ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना तो उसका भाई मर जाएगा। ऑपरेशन से पहले अभी तक के ड्यूज़ और ऑपरेशन के पैसे जमा करवाने पड़ेंगे। ये सारी बातें उसका जहन मफलूज करने के लिए काफ़ी थी, क्योंकि उसके पीछे कोई सहारा नहीं था, ना ही वो किसी से मदद मांग सकती थी। वो बेकसी से नीचे कैश काउंटर पर गई। डील्स के बाद मालूम हुआ उसका भाई जिस आईसीयू रूम में था उसकी 1 दिन की फ़ीस 28,000 थी और बाकी बिल मिलाकर 40,000 का बिल बना था और ऑपरेशन के लिए 7 लाख की ज़रूरत थी। उसका जहन सोचने का काम भी छोड़ चुका था। अगर वो अपनी माँ के जेवर भी बेच देती तो आधी रकम भी जमा ना कर पाती, ना ही उसका मकान 1 दिन में बिक सकता था। उस वक्त उसे वाहिद एक रास्ता दुआ का नज़र आया था। वो अस्पताल से जुड़े नमाज की जगह पर गई और वहाँ सजदे में गिरती ज़ारो कतार रोने लगी। उसके पास कहने को अल्फाज नहीं थे, सिर्फ आंसू थे, और जहाँ वो थी वहाँ अल्फाज की ज़रूरत भी नहीं थी। तमाम रात रोते रोते गुजरी थी। उसे किसी चीज़ का होश नहीं था। तमाम रात दुआओं में गुजारने के बाद भी उसे कम लग रही थी। सुबह हो चुकी थी, उसे पैसे जमा करवाने थे। वो टूटे कदमों के साथ वापस हॉस्पिटल आई। कैश काउंटर वालों ने उसे फ़ौरन पैसे जमा करवाने की वार्निंग दी थी। यूं भी डॉक्टर की मेहरबानी से उसे रात जल्दबाजी में एडमिट कर लिया गया था, वरना शायद रात ही बिना पैसों के एडमिट न किया जाता। 1 घंटा मज़ीद इंतज़ार के बाद हॉस्पिटल इंतज़ामिया ने उसके भाई को स्ट्रेचर पर डालकर आईसीयू रूम से निकाल दिया। वो बेबस सो हरकत अपने भाई के बेजान वजूद को देख रही थी, जब कुछ देर बाद ही वार्ड बॉय दोबारा उसके भाई को आईसीयू रूम में ले गए। वो वैसे ही खड़ी सब देखती रही। होश में आते वो डॉक्टर के पास गई तो मालूम हुआ कल रात से अब तक के ड्यूज़ क्लियर किए जा चुके हैं और मज़ीद 3 दिन के लिए आईसीयू रूम की कीमत भी दी जा चुकी है, लेकिन ऑपरेशन के पैसे जमा नहीं हुए। वो हैरत से बाहर निकली। ये कैसा मौजज़ा था, क्योंकि उसने तो पैसे जमा नहीं करवाए थे। अभी वो इसी कश्मकश में थी जब उसके मुकाबिल एक आदमी खड़ा हुआ। वो पहली नज़र में उस मेहरबान आदमी को पहचान चुकी थी। ये वही था जिसने कल रात उसकी मदद की थी। उसके सामने अफनान खानज़ादा का ड्राइवर खड़ा था। आप बिल आपने पे किया है? फ़ौरन खड़े होते हुए पूछा। ड्राइवर ने इस बात में सर हिलाया तो इसे समझ नहीं आया। वो शुक्रिया के अल्फाज अदा करे। मेरे पास शुक्रिया के कोई अल्फाज नहीं, वो कहते कहते रोने लगी। शुक्रिया मेरा नहीं, बॉस का कीजिएगा। उन्हीं के कहने पर मैंने ये बिल अदा किए हैं। वो आपसे मिलना चाहता है। ड्राइवर ने कहा तो वो लड़की सवालिया नज़रों से देखने लगी, जिसे पूछना चाहती हो क्यों। शायद वो आपके भाई के ऑपरेशन में आपकी मदद कर सके। ड्राइवर ने उसकी नज़रों का मफहूम समझते कहा तो वो खुशी से शुक्र की तस्बीह पढ़ने लगी। ये तो मौजज़ा ही था। हाँ प्लीज़, फिर मुझे जल्दी मिलवा दें। डॉक्टर ने फौरी ऑपरेशन का कहा है। उसके बाद वो उस ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठ गई। वो नहीं जानती थी कि वो कहाँ जा रही है, सिर्फ साफ सुथरी सड़कें गुजरती देख रही थी। फिर गाड़ी एक इमारत के आगे रुकी। वो इमारत आलीशान थी।
वो ड्राइवर के हमरा उस इमारत के अंदर जाने लगी। वो अफनान खानज़ादा का ऑफिस था। वहाँ से गुजरते और काम करते लोग उसे बगौर देख रहे थे। उसने अपना दुपट्टा दुरुस्त किया। उसे एहसास हुआ वो काबिले तवज्जो हालत में मौजूद थी। उसके सफ़ेद कपड़ों पर मिट्टी के दाग थे और बाल भी बिखरे बिखरे से थे। वो लिफ्ट में चढ़ी और चौथे फ्लोर पर उतरी। एक कमरे के बाहर ड्राइवर ठहर गया। ये सर का ऑफिस है, कहते साथ ड्राइवर पलट गया था, जबकि वो बुत बनी खड़ी उस दरवाजे को देख रही थी। दिल ना जाने क्यों बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। उसे कल रात की हल्की सी झलक याद आई। माथे पर बल डाले वो मगरूर शख्स। उसे झुरझुरी हुई। इससे पहले वो दरवाजे पर दस्तक देती, ऑफिस का दरवाज़ा खुला और अंदर से सेक्रेटरी बाहर निकला। वो इस लड़की को सवालिया नज़रों से देखता वापस रूम के अंदर चला गया। चंद लम्हे बाद बाहर निकला तो उसे अंदर जाने का इशारा किया। वो गहरी सांस लेती रूम में दाखिल हो गई। ऑफिस का कमरा इंतहाई कुशादा था। ऑफिस से होती उसकी नज़रें अफनान खानज़ादा पर गईं, जो टेबल के पीछे रिवॉल्विंग चेयर पर झूलता उसे ही देख रहा था। उसके एक हाथ में जली हुई सिगरेट थी। उसी हाथ से उसने इसे भी सामने बैठने का इशारा किया तो वो झिझकती उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। इसकी नज़रें कांच की टेबल पर जमी थी, जिस पर सुनहरे अल्फाज की एक प्लेट थी जिस पर अफनान खानज़ादा लिखा था। उसे अपने वजूद पर अफनान खानज़ादा की नज़रें महसूस हो रही थी। उसने नज़रें ऊपर की जानिब उठाईं, पर अफनान खानज़ादा को खुद को ही घूरते पाकर फ़ौरन नज़रें झुका ली। झुंझलाहट बहुत हुई, पर वो शख्स उसका मोहसिन था। वो कुछ पल उसके सामने बोलने का इंतज़ार करती रही, लेकिन मुस्तकिल खामोशी देखकर खुद बोलने की हिम्मत करने लगी। थैंक यू सो मच सर। आपने कल रात भी मेरी मदद की थी और आज भी आपकी वजह से मेरा भाई। उसका लहजा हल्का नम हुआ तो वो पल भर के लिए रुकी। मेरे पास वो अल्फाज नहीं जिससे मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। इसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। नाम क्या है तुम्हारा? अफनान खानज़ादा ने इतनी देर में पहला जुमला कहा था। जी। वो इतने गैर मुतवक्के सवाल पर अफनान खानज़ादा को देखने लगी, फिर फ़ौरन संभलते हुए जवाब दिया, मेरा नाम हरम है, हरम अब्दुल बासित। नाम बताते वो पजल होने लगी। माथे पर एक नन्हा बल भी पड़ा था, क्योंकि अफनान खानज़ादा की नज़रें मुस्तकिल उसी पर थीं। उसकी ये नागवारी देखकर अफनान खानज़ादा मुबहिम सा मुस्कुराया। क्या करती हो? फैमिली में कितने लोग हैं और क्या करते हैं? अफनान खानज़ादा के अगले सवाल पर वो और कंफ्यूज हुई। सिर्फ मैं और मेरा भाई हैं। अम्मी अब्बू की 6 माह पहले हादसे में मौत हो गई। मेरा भाई मुझसे 2 साल छोटा है और पढ़ता है, सादगी से जवाब दिया। और रिश्तेदार? अगला सवाल पूछा गया। माँ बाप के मरने के बाद सबने ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया। सिर्फ एक मामू हैं जो दुबई में होते हैं। अफनान खानज़ादा ने महसूस किया उसका लहजा मायूस सा था। सही। घर का खर्चा कौन उठाता है? ये सवाल बहुत ज़ाती था। हरम नज़रें उठाती उसे देखने लगी, पर अफनान खानज़ादा की नज़रें हर तासुर से पाक थीं। मामू? उसने मुख्तसर जवाब दिया। ऑपरेशन के पैसे मामू भेज देंगे। वो जैसे मुद्दे पर आया तो हरम की बेचैनी बढ़ी और गोया सुकून भी मिला कि वो ये सब सवाल सिर्फ इसीलिए कर रहा था कि वो मुस्तहिक है या नहीं। नहीं, मामू की तनख्वाह इतनी नहीं है जितने का इलाज होगा। वो माहाना 20,000 भेजते हैं और ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने 7 लाख मांगे हैं। इसकी बात सुनते अफनान ने असबात में सर हिलाते सिगरेट ऐश में मसली और गहरी सांस खारिज की। उम्र क्या है तुम्हारी और तालीम? एक और सवाल। 19 साल है। BS फर्स्ट ईयर में अभी एडमिशन लिया है। जवाब फ़ौरन दिया गया। अगर मैं तुम्हारे भाई का ऑपरेशन करा दूं और जब तक तुम्हारा भाई ठीक नहीं होता
सारे इलाज का खर्चा भी उठाऊं तो? उसकी बात सुनते हरम का दिल किया वो सजदे में गिर पड़े। रात वो अपने रब के सामने रोती रही थी और उसके रब ने उसके लिए असबाब बना दिए थे। मैं सारी ज़िंदगी आपकी शुक्रगुजार रहूंगी, आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। वो थोड़ा आगे हुई तो अफनान खानज़ादा गहरा मुस्कुराया। मुझे किसी पर एहसान करने की आदत नहीं है, ना ही मैं तुम पर एहसान करने का इरादा रखता हूँ। अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूँ तो इसी सूरत में कि बदले के लिए मुझे भी कुछ चाहिए। अफनान खानज़ादा का कहना था कि हरम खामोशी से उसे देखने लगी। भला वो इस शख्स के लिए क्या कर सकती थी? इस एहसान के बदले तुम मुझे क्या दे सकती हो? अफनान खानज़ादा ने टेबल पर कोहनी टिकाते पूछा तो हरम की सीटी गुम हो गई। वो लड़की थी और बेसहारा लड़की। वो घबरा गई थी। बेइख्तियार उसने अपना दुरुस्त शुदा दुपट्टा वापस दुरुस्त किया। उसके चेहरे पर अब नागवारी के साथ हल्का गुस्सा भी नुमाया था। मैं आपके लिए वैसा कुछ नहीं कर सकती जैसा आप चाहते हैं। इस बार लहजा सख्त था। मैं क्या चाहता हूँ? हरम का मतलब समझने के बावजूद वो चौंक कर दिलचस्पी से पूछने लगा। ये आप बेहतर जानते हैं। नजरें फेरते हरम ने खुद पर जब्त किया। पर शायद आप बहुत बेहतर समझी हैं कि मैं क्या चाहता हूँ। इस बार जवाब में हरम खामोश रही। दिल किया इस बंदे के मुंह पर लानत देकर कमरे से निकल जाए, लेकिन शायद मजबूरी सख्त थी कि कोशिश के बावजूद वो उठ नहीं पा रही थी। एक आखिरी उम्मीद के तहत कि शायद वो ना हो जैसा वो सोच रही है। मैं मजबूर ज़रूर हूँ, पर वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा आप समझ रहे हैं। इस बार उसका लहजा भीगा हुआ था। शायद मजबूरी रुला रही थी। कुछ लम्हे कमरे में खामोशी रही, फिर अफनान खानज़ादा की आवाज़ गूंजी। अपने भाई के इलाज के बदले तुम्हें मुझसे निकाह करना है। अफनान खानज़ादा की बात पर वो आंखें फाड़े उसे देखने लगी। अफनान खानज़ादा ने अपनी बात जारी रखी और कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के मुतालिक बताया कि जब तक उसकी दादी जिंदा हैं उसे अफनान खानज़ादा की बीवी बनकर उसके साथ रहना होगा। पर इस शादी में शादी जैसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक्टिंग होगी। बज़ाहिर वो उन सब के सामने एक कपल की हैसियत से होंगे, लेकिन हकीकत में नहीं। और इसकी बीवी बनने के साथ उसे एक अच्छी बहू बनने का भी नाटक करना होगा। उसकी दादी की खिदमत करनी होगी और फिर जब उसकी दादी नहीं रहेगी तो वो इसे तलाक दे देगा और साथ ही इतनी रकम के वो कुछ साल अच्छे से गुजार सके। साथ ही उसके भाई का मुकम्मल इलाज भी अफनान खानज़ादा करवाएगा। ये सब सुनते हरम का दिमाग कुछ लम्हों के लिए चकरा गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। उसे एक यही जवाब समझ आया था। वो हाँ नहीं कर सकी थी और ना ही ना कर सकी थी। जितना वक्त चाहे ले लो, पर तुम्हारे भाई के पास ज़्यादा वक्त नहीं है, अफनान खानज़ादा ने कहा तो वो हरम अपने हाथ आपस में बुरी तरह मरोड़ने लगी। अफनान खानज़ादा घड़ी में वक्त देखता उसे ही देख रहा था। निकाह असल होगा? हरम की जानिब से सवाल किया गया। हाँ, मेरी दादी की मौजूदगी में होगा, अफनान ने जवाब दिया। आप मुझे टच नहीं? अभी वो बोल ही रही थी जब अफनान खानज़ादा ने दरमियान में बात उचक ली। मैंने कहा हम कपल बनना प्रीटेंड करेंगे, हम मियाँ बीवी होंगे नहीं। तो इसमें हर वो बात शामिल हो गई जो मियाँ बीवी के दरमियान होती है। अफनान खानज़ादा की बात पर यकतरफा दिली सुकून मिला। कुछ लम्हे मज़ीद सोचने के बाद उसने अफनान खानज़ादा को रजामंदी दे दी। उसके अलावा इसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ठीक है, निकाह होते ही मैं आपके भाई का इलाज शुरू। अफनान खानज़ादा बोल ही रहा था जब हरम ने बेचैनी से उसकी बात काटी। वो मर जाएगा, उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। और अगर तुम मुकर गई फिर? अफनान के सवाल पर हरम ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं वादा करती हूँ नहीं मुकरूंगी, पर प्लीज़ आप उसका ऑपरेशन शुरू करवाएं। आंखों से आंसू झलक पड़े तो अफनान खानज़ादा ने असबात में सर हिलाया।
ठीक है, अस्पताल जाओ, बाकी मेरा मैनेजर देख लेगा। नीचे ड्राइवर वेट कर रहा है। अफनान खानज़ादा की बात मुकम्मल होते ही वो कमरे से निकल गई। अफनान खानज़ादा फतह याबी से मुस्कुराया। कल रात जुनैद से बात करने के बाद उसे इतनी जल्दी में एक ही मजबूर लड़की नज़र आई थी। सुबह उसने ऑफिस जाते वक्त ड्राइवर को कल रात वाली लड़की और उसके भाई के मुतल्लिक मालूम करने का कहा था, और ड्राइवर से मिलने वाली खबर ने इसे तस्कीन दी थी। उसे यकीन था वो लड़की हर हाल में मान जाएगी, लेकिन साथ ही उसने ड्राइवर को हरम के मुतल्लिक बाकी मालूमात निकालने का भी कहा था कि इस नाटक के लिए भी हरम का किरदार साफ होना ज़रूरी था। वो इस लड़की को कुछ वक्त के लिए भी अपना नाम नहीं दे सकता था जो किरदार की ख़राब हो। हरम से बात करने के दरमियान ही उसे मैसेज मौसूल हुआ था कि हरम का बैकअप बिल्कुल क्लियर था। गहरी सांस लेते वो जुनैद को मैसेज टाइप करने लगा। हरम ड्राइवर के साथ अस्पताल पहुंची तो उसके भाई का ऑपरेशन शुरू हो चुका था। वो ऑपरेशन रूम के बाहर बैठी अपने भाई के लिए दुआगो थी। जब 5 घंटे के लगातार ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने मुत्तला किया कि ऑपरेशन तो कामयाब हुआ है, पर भाई को होश नहीं आया। अगले 48 घंटे खासे तशवीशनाक हैं। इसे यकीन था इसका भाई जल्द होश में आ जाएगा। इस दौरान वो खुद इस हद तक थक चुकी थी जिसकी कोई हद नहीं। अफनान खानज़ादा का ड्राइवर उसके साथ साथ मौजूद था। शायद वो उस पर नज़र रख रहा था। वो थके कदमों से ड्राइवर की तरफ मुतवज्जो हुई और आगे की कार्रवाई के मुतल्लिक पूछा। ड्राइवर ने उसे अफनान खानज़ादा से कॉल मिला कर दी। अफनान खानज़ादा उसे फ़ोन पर हिदायत कर रहा था। उसे घर जाकर फ्रेश होने का हुक्म मिला था और साथ इसे समझाया गया था कि आज वो उसके घर अपनी दादी को लेकर आएगा। अफनान खानज़ादा ने उसे एक स्क्रिप्ट सुनाई थी जिसमें हर बात मेंशन थी कि वो कब, कैसे, कहाँ अफनान खानज़ादा से मिली। वो सिर्फ जी हजूरी से जवाब देती रही। अब वो पीछे नहीं हट सकती थी, तो जो वो शख्स कह रहा था हाँ में हाँ मिलाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। ड्राइवर ने उसे इस बात की यकीन दहानी करवाई कि उसके भाई की देखभाल अस्पताल में अच्छे से होगी और हरम को घर ड्रॉप कर दिया। घर पहुंचते ही वो एक मर्तबा फिर ज़ारो कतार रोई। उसके पास दुनिया में सिर्फ एक वाहिद मुखलिस रिश्ता उसका छोटा भाई था। काफ़ी देर रोकर अपना दिल हल्का करने के बाद उसने घर की सफाई शुरू की। 1 घंटे में वो घर की सफाई करके बिस्तर पर लेट चुकी थी। उसका जिस्म बुरी तरह दुख रहा था। रात बारिश में भीगने के बायस हड्डी हड्डी दर्द हो रही थी। यही वजह थी कि बिस्तर पर लेटते ही उसकी आंख लग गई। न जाने कितनी देर वो सोती रही। जब ज़ोर ज़ोर से घर का दरवाज़ा बजने लगा, वो चौंक कर उठी कि कहीं अफनान खानज़ादा पहुंच ना चुका हो। हड़बड़ाकर दरवाजे पर पूछा कि कौन है, तो मालूम हुआ मोहल्ले की कोई खातून थी जो उससे खैरियत दरियाफ्त करने आई थी कि वो कल सारी रात घर नहीं थी। लेकिन उससे पहले जब उसने मदद के लिए सबके दरवाजे खटखटाए थे तो किसी ने दरवाज़ा तक नहीं खोला था। कुछ देर उस औरत से बात करने के बाद वो वापस कमरे में आ गई। गहरी सुरमई रंग की सादा सी फ्रॉक निकालकर जेब तन की और बालों को सुलझाते एक कैचर लगा लिया। इससे ज़्यादा तैयारी वो अफनान खानज़ादा के लिए नहीं कर सकती थी। कुछ देर मज़ीद गुजरी तो एक बार फिर घर का दरवाज़ा बजा। इस बार बाहर से गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ भी आई थी। उसने दरवाज़ा खोला तो तवक्को के मुताबिक सामने ब्लैक शर्ट पैंट में अफनान खानज़ादा खड़ा था और उसके साथ ही एक बूढ़ी मगर पुरअसर शख्सियत की औरत। वो चंद लम्हे के लिए घबराई, लेकिन फिर उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया। अफनान खानज़ादा घर पहुंचकर दादी के पास गया था और उन्हें ये खुशखबरी दी थी कि वो शादी के लिए रजामंद है, पर उस लड़की से नहीं जिससे वो चाहती है, बल्कि वो अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता है। अगर वो लड़की दादी को पसंद आई तो पहले तो दादी ये मानने को रजामंद नहीं थी कि वो किसी को पसंद करता है, जबकि वो अब तक इस बात से इनकार करता आया था। लेकिन फिर अफनान खानज़ादा ने उन्हें बताया
कि वो लड़की गरीब है और लावारिस भी, वो इसके स्टैंडर्ड की नहीं है। जब भी वो कश्मकश में था कि उसे ज़िंदगी में शामिल करे या ना करे, पर अगर उसे शादी लाजिम करनी ही है तो उसके पास वही ऑप्शन है। वो दादी को मुतमईन करने में नाकाम रहा था, पर वो अफनान के कहने पर एक बार उस लड़की से मिलने पर रजामंद हो गई थी। उन्हें जहाँ तक अंदाज़ा हुआ था, उनका पोता इतनी आसानी से हाथ आने वाला नहीं था। यकीनन वो उन्हें नाटक करके चकमा दे रहा था, पर उन्होंने सोच लिया था कि वो लड़की देखने जाएंगी, पर नापसंद कर देंगी। फिर वो अफनान की शादी अपनी मर्जी से करेंगी। रास्ते में अफनान ने उन्हें हरम के भाई के साथ होने वाले हादसे के मुतालिक बताया और हरम के बैकग्राउंड के मुतालिक। रास्ता लंबा था और हरम का घर कच्ची आबादी में। वो इलाका देखकर दादी का मिजाज बिगड़ गया था। न जाने वो गरीब इलाके की किस लालची लड़की के घर लाया था। फिर गाड़ी एक तंग गली के अंदर दाखिल हुई और छोटे से घर के सामने रुकी। अफनान ने उन्हें हाथ थामकर गाड़ी से बाहर निकाला। मोहल्ले में मौजूद लोग हैरत और तजस्सुस से उस महंगी गाड़ी और उससे उतरने वाले लोगों को देख रहे थे। अफनान ने दरवाजे पर दस्तक दी तो कुछ लम्हे बाद हरम ने दरवाज़ा खोला। हरम सादा से लिबास में थी। सफ़ेद रंगत फीकी पड़ चुकी थी और आंखें रोने के बायस सूजी सूजी सी थी। सर पर दुपट्टा रखे वो एक तरफ हो गई। जब अफनान और दादी ने घर में कदम रखा, सहन में रखी चारपाई पर बैठते दादी घर का जायज़ा लेने लगी। घर बहुत मुख्तसर सा था। साजो सामान भी गिना चुना पर साफ सुथरा था। सहन में 2 लकड़ी की कुर्सियां भी रखी थीं। दादी की नज़र हरम पर पड़ी जो कन्फ्यूज सी इधर उधर देख रही थी। दादी के देखने पर एकदम बौखलाई। मैं चाय लाती हूँ, हरम ने कहते साथ वहाँ से फरार चाही, पर दादी ने साफ इनकार कर दिया। चारों नाचार वो वहीं एक कुर्सी पर बैठ गई। अब की बार अफनान खानज़ादा की नज़रें भी उसी पर जमी थी। वो उसे बगौर देख रहा था। वो बहुत ज़्यादा थकन ज़दा लग रही थी और बीमार। क्या करती हो तुम? दादी ने उसकी उतरी रंगत और घबराया चेहरा देखकर इत्मीनान से पूछा। पढ़ती हूँ, नज़रें झुकाए जवाब दिया। और उम्र क्या है तुम्हारी? दादी ने अगला सवाल किया। 19 साल। अब की बार दादी ने बगौर अफनान को देखा। तुम्हारे भाई के साथ होने वाले हादसे का मालूम हुआ, मुझे शदीद अफसोस है। दादी ने इज़हारे अफसोस किया तो हरम की आंखें एक मर्तबा फिर झलकने को तैयार हुईं। वो जवाबन कुछ ना कह सकी। ये वक्त इस बात के मौका महल का नहीं है, पर अफनान ने कहा कि तुम्हारे भाई के बाद तुम्हारा कोई नहीं है। अगर उसे कल कुछ हो जाता है तो तुम्हारे पास इसका सहारा होना ज़रूरी है। दादी की बात पर अफनान उन्हें हैरत से देखने लगा। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था, जबकि हरम भी उन्हें देखने लगी। फिर संभलते फ़ौरन कहा, अल्लाह ना करे मेरे भाई को कुछ हो। वो जैसे तड़प उठी थी। फिर एकदम आंखों से रवानी से आंसू बहने लगे। दादी और अफनान एक मर्तबा फिर हरम को देखने लगे। अफनान ने अपना माथा मसला कि उसे अब मामला बिगड़ता हुआ लग रहा था। इसकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही अफनान, दादी ने आहिस्ता आवाज़ में कहा तो अफनान नासमझी से हरम को देखने लगा, जो अब अपने आंसू साफ कर रही थी। मुझे तुम्हारी कैफियत अभी ठीक नहीं लग रही। तुम्हें आराम की ज़रूरत है, पर तुम्हें अकेले छोड़ा भी नहीं जा सकता। तुम हमारे साथ घर चलो। दादी की पेशकश पर जहां हरम परेशान हुई थी, वहीं अफनान ने इत्मीनान से गहरी सांस खारिज की थी। यानी दादी ने हरम को कबूल कर लिया था, जबकि हरम नासमझी से अफनान को देखने लगी। बग़ैर निकाह के वो उसके घर कैसे जा सकती थी? फिर याद आया कौन सा हकीकी निकाह था, सिर्फ नाटक ही तो था। अफनान को मत देखो, वो मेरे फैसले के दरमियान नहीं बोलेगा। तुम घर चलो, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, और ना ही तुम्हारी हालत ऐसी है कि धूमधाम से शादी का इंतज़ाम किया जा सके। तो बेहतर यही है कि फ़िलहाल सादगी से निकाह किया जाए। जब तुम्हारा भाई ठीक हो जाएगा तो धूमधाम से वलीमा करेंगे।
दादी ने गोया फैसला सुनाया। अफनान ने भी नज़रों में हरम को हाँ करने का इशारा किया तो वो नाचार खड़ी हो गई। अंदर कमरे में गई, एक छोटा सा बैग उठाकर उसमें ज़रूरी सामान रखा और अपने घर को देखने लगी। वो हमेशा के लिए नहीं जा रही थी, उसे वापस यहीं आना था, पर इस घर से टपकती वीरानियत उसे अंदर तक मार रही थी। चंद माह में उसका हंसता बसता घर कब्रिस्तान की मानिंद हो गया था। वो बाहर आई तो दादी भी उसे देखती उठ खड़ी हुई और वो उन्हीं के हमरा घर से बाहर निकल गई। बाहर से दरवाजे को ताला लगाया और फिर मोहल्ले की झांकती औरतों को देखा, जिनसे उसे शदीद चिढ़ महसूस हुई। वो अफनान की हिदायत पर गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई। दादी अफनान के साथ गाड़ी की अगली सीट पर बैठी थी। पूरा रास्ता खामोशी रही। दादी और अफनान ने कोई बात ना की। इसी सफ़र के दौरान हरम की आंख लग गई। न जाने कितना सफ़र गुजरा, फिर गाड़ी घर के पोर्च में रुकी। दादी ने हरम को मुखातिब किया, पर वो सो चुकी थी। अफनान की आवाज़ पर भी उसकी आंख ना खुली, तो अफनान ने उसका बाजू पकड़ते हिलाया, पर वो फिर भी ना जागी तो एहसास हुआ वो बेहोश हो चुकी थी। दादी ने अफनान को उसे दादी के कमरे में ले जाने का हुक्म दिया। अफनान उसे बाजू में थामते दादी के कमरे में ले गया। कल उस लड़की से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी, पर आज उसके लिए दिल में अचानक हमदर्दी महसूस हो रही थी। शायद वो शर्मिंदा था कि वो उस मासूम की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा था, और शायद वो पहली बार शर्मिंदा हुआ था। दादी के कमरे में उसे बेड पर लेटाते उसने डॉक्टर को फ़ोन किया, जो डॉक्टर दादी के चेकअप के लिए आते थे। वही आए। उन्होंने हरम का चेकअप करके बताया कि उसे बुखार है और वो थकन और जहनी दबाव की वजह से बेहोश हुई है। इसे आराम की ज़रूरत है। डॉक्टर ने हरम को बुखार की शिद्दत कम होते ही सुकून का इंजेक्शन लगा दिया। डॉक्टर के जाने के बाद दादी लाउंज में बैठ गई थी और मुलाजमा को चाय लाने का हुक्म दिया था। अफनान खानज़ादा पुरतजस्सुस था। उसकी दादी खामोश और नाखुश सी थी। वो उनके सामने जा बैठा। लड़की तुमसे बहुत छोटी है अफनान। उन्होंने अफनान की कोई भी बात शुरू करने से पहले ही खुद बात का आगाज़ किया। अफनान खामोशी से उन्हें देखने लगा। मुझे इस बात पर यकीन नहीं कि ये तुम्हारी पसंद है, पर लड़की मुझे पसंद आई है। तुमसे उम्र में छोटी है और शायद मेंटली टॉर्चर भी है, तो मैं चाहती हूँ तुम उसे मज़ीद ज़हनी अजियत ना दो। दादी की बात अफनान की समझ से बाहर थी। वो उनकी बात का मफहूम समझने से कासिर था। मैं समझा नहीं, मैं उसे क्यों ज़हनी टॉर्चर दूंगा? अफनान ने हैरत से पूछा। मैं चाहती हूँ तुम दोनों का निकाह कल ही हो, पर रुखसती कल नहीं होगी, जब तक मुझे मुनासिब नहीं लगता। वो मेरे कमरे में रहेगी। दादी ने अफनान की बात नज़रअंदाज करते फैसला सुनाया तो अफनान ने फ़ौरन हामी भरी। वो तो खुद यही चाहता था। दादी ने उसका काम खुद आसान कर दिया था। कुछ मज़ीद गुफ्तगू के बाद अफनान वहाँ से चला गया और दादी पुरसोच नज़रों से अफनान को जाता देखने लगी। अफनान के जाने के बाद उन्होंने जुनैद को कॉल मिलाई और फिर कुछ देर जुनैद से बात करने के बाद खुद भी आराम की गर्ज से कमरे में चली गई। अगले दिन हरम की आंख खुली तो उसने खुद को नरम बिस्तर पर पाया। जिस्म में अब भी हल्का हल्का दर्द था, पर वो कदरे बेहतर महसूस कर रही थी। होश आया तो नज़र उस आलीशान कमरे को देखने लगी। उसे कुछ भी याद नहीं था वो यहाँ कब और कैसे आई। रात उसे सिर्फ गाड़ी का सफ़र याद था। कैसा महसूस कर रही हो? अपने से कुछ फासले पर दादी की आवाज़ सुनकर वो चौंकी। मैं बेहतर, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कमरा? तशवीश से पूछा। ये कमरा मेरा है। कल तुम गाड़ी में बेहोश हो गई थी तो यहाँ ले आए। दादी ने इत्मीनान से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हरम इस सख्त गिर खातून को कल से अब तक पहली बार मुस्कुराते देख रही थी। मुझे कमरे में कौन लाया? दादी उसकी सोच पढ़कर फिर मुस्कुराई। जाहिर है मैं तो तुम्हें इस उम्र में नहीं उठा सकती। तुम्हें तुम्हारा होने वाला शौहर इस कमरे में लाया था। खैर, मैंने कुछ कपड़े मंगवाए हैं, तुम फ्रेश हो जाओ, फिर शाम तक तुम्हारा निकाह है अफनान से।
दादी कहते साथ फ़ोन पर नज़रें मरकूज किए मसरूफ़ हो गई। क्या मैं अस्पताल अपने भाई से मिल आऊं? हरम के पूछने पर दादी ने इस बात में सर हिलाया। मिल लेना, इसमें पूछने की कोई बात नहीं, पर निकाह के बाद तुम्हारी तबीयत वैसे ही नासाज है, वहां जाओगी तो परेशानी से फिर ख़राब हो जाएगी। निकाह के बाद अफनान तुम्हें खुद लेकर जाएगा। दादी के कहने पर वो लम्ब फेंचे खामोश हो गई। फ्रेश होने के बाद उसने कमरे में ही नाश्ता किया। वक्त तेज़ी से गुजर गया और असर के बाद दादी, जुनेद और चंद ज़रूरी लोगों और गवाहान की मौजूदगी में हरम और अफनान का निकाह हो गया। निकाह महज एक कॉन्ट्रैक्ट था, पर था निकाह। एहसासात उभरने लगे तो हरम को कबूल करने में दिक्कत होने लगी। वो ज़ारो कतार रोने लगी। जहाँ उसके रोने पर अफनान को नागवारियत हो रही थी, वहीं जुनेद और दादी उसके जज्बात को बखूबी समझ रहे थे। अफनान ये सोचकर खौफज़दा हो रहा था कि भला ये कौन सा निभाए जाने वाला ताल्लुक़ था जो वो ऐसे रो रही थी। वहीं हरम को इस बात ने अज़ियत दी थी कि अगर उसके माँ बाप जिंदा होते तो वो ये नाटक ना कर रही होती। उसका निकाह होता तो सच में होता और वो लावारिस ना होती। निकाह मुकम्मल होने के बाद उसे कुछ देर अफनान के बराबर में बिठाया, मगर हरम की मुस्तकिल बेचैनी देखकर दादी ने अफनान को हरम को अस्पताल ले जाने का हुक्म दिया। अफनान ने इनकार करते ड्राइवर के साथ जाने का कहा, पर दादी की सख्त कड़वी बातों का आगाज़ होते देखकर उसे हरम के साथ खुद अस्पताल जाना पड़ा। गाड़ी में बैठते अफनान ने उसे गुस्से से देखा। वो सर झुकाए फिर उसके सामने सफ़ेद लिबास में मौजूद थी, पर इस बार होंठों पर सुर्ख लिपस्टिक थी और आंखों में काजल। वो पहले भी हसीन लगी थी, पर आज ज़्यादा लग रही थी। उसका सोगवार सा हुस्न कातिलाना था। इतना रोने की क्या ज़रूरत थी? ऐसे रो रही थी जैसे सच में। इस्तेज़ाइया कहते अफनान खामोश हो गया। हरम ने कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हारे लिए आसानी हो गई। रुखसती के लिए फ़िलहाल दादी ने इनकार कर दिया है। तुम उनके साथ उनके कमरे में रहोगी। कुछ देर बाद अफनान ने फिर कहा, पर हरम की जानिब से खामोशी रही। बाकी रास्ता खामोशी से तमाम हुआ। अस्पताल पहुंचकर उसने डॉक्टर से भाई के मुतल्लिक पूछा तो जो खबर मिली वो रूह खींचने के लिए काफ़ी थी। उसका भाई कोमा में जा चुका था। कदम बेख्तियार लड़खड़ाए वो नीचे गिरने को थी, पर पीछे अफनान खानज़ादा खड़ा था जिसने बरवक्त उसे थामा। संभालो खुद को। वो नहीं जानता था वो क्यों और कैसे तसल्ली दे रहा था। वो तसल्ली देना नहीं जानता था। मेरा भाई, मेरा इकलौता रिश्ता। वो रोते हुए अफनान के सीने पर सर रख चुकी थी। कुछ लम्हों के बाद अफनान खानज़ादा फ्रीज हो गया। पहली बार कोई लड़की इस कदर करीब थी और वो झिड़क नहीं पा रहा था। झुंझलाहट भी हो रही थी। तभी अतराफ में देखा, पर कोई मुतवज्जो नहीं था। कुछ सोचते अफनान ने उसके गिर्द बाजू फैलाते उसके बाजू पर रब करते हौसला दिया। वो संभलते तक रोती रही, फिर संभलते अफनान से दूर हुई। डॉक्टर की बातें सुनकर वो मायूस हुई थी। डॉक्टर ने कहा था होश आने को कल भी आ सकता है, और अगर ना आया तो मुमकिन है कोमा में ही मौत हो जाए। काफ़ी देर अपने भाई को देखने और रोने के बाद वो अफनान के साथ घर लौटी थी। फिर दादी के गले लगकर भी बहुत रोई। अफनान खानज़ादा उसे घर छोड़ते ही वहाँ से जा चुका था। दिन तेज़ी से गुजरने लगे थे। हरम दादी के साथ काफ़ी घुल मिल गई थी। वो भूल गई थी कि वो इस घर में अफनान खानज़ादा की बीवी होने का नाटक करने आई थी, बल्कि वो तो दादी की पोती बन गई थी। वो उनसे बातें करती, उनके खाने पीने का ख्याल रखती, बाकी वक्त में अपनी पढ़ाई करती। हरम का भाई अभी तक कोमा में था। इस बात को 1 माह से ऊपर गुजर चुका था। वहीं अफनान खानज़ादा की तरफ से भी खामोशी थी। इन दोनों के दरमियान बात कम होती थी, क्योंकि जिस वक्त अफनान दादी के कमरे में आता था, हरम वहाँ नहीं होती थी। अलबत्ता दादी हर वक्त अफनान से हरम के मुतल्लिक ही बात करती थी। हरम की तारीफ़ करना, उसकी मासूमियत बताना। आज भी वो शाम 6 बजे दादी के कमरे के सोफ़े पर पुरसकून सा टेक लगाए बैठा था और मोबाइल पर मसरूफ़ था।
दादी वजू करने वॉशरूम में गई थी जब हरम बेध्यानी में रूम में दाखिल हुई। ये देखें दादी, आज शुगर फ्री कप केक्स ट्राई किए हैं, पर फिर भी अच्छे। साइड टेबल पर ट्रे रखने के बाद बेड पर दादी को ना पाकर कमरे में निगाह दौड़ाई तो पीछे की जानिब सोफे पर अफनान खानजादा को देखकर जबान को ब्रेक लगा। अफनान खानजादा भी मोबाइल से नजरें हटाकर संजीदगी से उसे ही देख रहा था। उसे हरम की ज़ात में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो दादी के मुंह से उसकी तारीफ़ें सुनकर नज़रअंदाज कर देता था, पर आज इतने वक्त बाद देखने पर बगौर उसका जायज़ा ले रहा था। वो अच्छे कपड़ों में थी, डार्क पिंक कलर की लाइट शर्ट और पजामे में, बालों को कमर पर खुला छोड़ा था। होंठों पर हल्की सुर्खी और आंखों के किनारों पर काजल की बारीक लकीर, माथे पर झूलते छोटे बाल और कानों में छोटे छोटे बुंदे। दुपट्टे को सीने पर फैलाए वो अफनान खानजादा से नजरें हटा चुकी थी। अपने दोनों हाथों को आपस में मरोड़ रही थी। अफनान खानजादा की नज़र उसके हाथों की चूड़ियां पर अटकी। यकीनन उन चूड़ियों का एहतमाम भी दादी अम्मा ने किया था। आपके लिए चाय लाऊं? वहाँ से भागने के लिए बहाना तलाश किया, पर अफनान खानजादा ने मुंह से जवाब देने की बजाय सिर्फ घूरने पर फोकस किया तो हरम को घबराहट होने लगी। पढ़ाई कैसी जा रही है? हरम को बैठने का इशारा करते सवाल दागा। न जाने ये शख्स पुलिस की तरह क्यों पूछता था। अच्छी, हरम ने मुख्तसर जवाब दिया। प्रोफेसर नदीम से जो एक्स्ट्रा क्लासेस ले रही हो अपनी दोस्त के साथ, वो बंद करो। अगर पढ़ाई में दुश्वारी है तो मैं होम ट्यूशन लगवा देता हूँ। लहजा सर्द सा था। हरम आंखें फाड़े उसे बेयकीनी से देखने लगी। एक्स्ट्रा क्लासेस का उसने तो दादी को नहीं बताया था, ना ही प्रोफेसर नदीम का कभी जिक्र किया था। तो क्या अफनान खानजादा उस पर नज़र रखे हुए था? हरम को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। भला उसका ताल्लुक तो सिर्फ घर तक और नाटक तक था, फिर ये हक जताना मेरे निकाह में हो। जब तक मेरा नाम जुड़ा है तुम्हें हर चीज़ से एहतियात बरतनी है। अफनान खानजादा की बात पर वो सर झुका गई जब दादी वॉशरूम से बाहर निकली। माशाअल्लाह, उन्होंने बेख्तियार कहा, फिर बेड पर बैठी। अफनान बेशक रुखसती नहीं हुई, पर निकाह तो हुआ है ना। हरम को कहीं बाहर घुमाने और डिनर पर लेकर जाओ। मैं तुम दोनों को हंसी खुशी देखना चाहती हूँ। दादी की बात पर अफनान ने एक नज़र हरम को दोबारा देखा। वो सर झुकाए बैठी यहाँ से भागने के लिए पर तोल रही थी। ठीक है, आज मैं फारिग हूँ। हरम, तुम तैयार हो जाओ, आधे घंटे में निकलेंगे। कहते हुए अफनान खानजादा वहाँ से निकल गया, पर हरम बेबसी से दादी को देखने लगी। पागल, अपने ही मियाँ से कौन ऐसे डरता है? अच्छा सा तैयार हो, अफनान की निगाह तुम पर से हटनी नहीं चाहिए। वो स्याह रंग का फ्रॉक पहनना जो मैंने मंगवाया था। दादी हिदायत देती नमाज का दुपट्टा बांधने लगी और वो चारों नाचार उठकर तैयार होने लगी। फिर अफनान खानजादा के साथ गाड़ी में बैठने के लिए बैक डोर खोलने लगी जब अफनान के टोकने पर फ्रंट डोर खोलकर आगे बैठना पड़ा। गाड़ी में खामोशी थी। अफनान खानजादा सिगरेट सुलगाकर गहरे गहरे कश ले रहा था और वक्तन फवक्तन निगाह हरम के वजूद पर भी डाल रहा था। एक 5 स्टार होटल की लॉबी में गाड़ी रोकते वो हरम को लिए आगे बढ़ा। हरम ने घबराते अफनान खानजादा के कदम से कदम मिलाना चाहा तो अफनान ने चौंक कर उसे देखा। फिर उसकी घबराहट समझते हुए हरम का हाथ पकड़ लिया। हरम ने बेपनाह चौंकते अपना हाथ अफनान के हाथ में देखा तो दिल कानों में धड़कने लगा। डिनर था या वबाल कि हरम से नवाला निगलना तक मुश्किल हो रहा था। इस पर तजाद अफनान की ढीठ नज़रें। वो न जाने किन नज़रों से दिखता था कि उसकी नज़रों में कोई तासुर नहीं होता था। यूं लगता था जैसे कोई अपने मुजरिम को देख रहा है। मेरा पेट भर गया। जहर मार नवाले खाने के बाद हरम ने प्लेट खिसका दी। अफनान खानजादा के लबों पर मुस्कुराहट मचलने लगी। आइसक्रीम खाओगी? वो पेशकश कर रहा था। जी। वो इनकार ना कर सकी। वेटर को आइसक्रीम का बोलते अफनान ने एक बार फिर निगाह हरम पर जमा दी।
दादी ने आज मुझे रुखसती की बात करने के लिए कमरे में बुलाया था। अफनान की बात सुनकर उसे खुशी बिल्कुल नहीं हुई थी। इस हफ्ते वो सादगी से तुम्हें मेरे साथ रुखसत करेंगी, तुम्हारी रजामंदी भी पूछेंगी और तुम इनकार नहीं करोगी। उन्होंने इसीलिए डिनर पर भेजा है ताकि मैं तुम्हें राज़ी कर लूं। शायद तुम पहले उन्हें रुखसती का इनकार कर चुकी हो। चोरी पकड़ने जाने पर हरम ने बेख्तियार नज़रें चुरा ली। वो 1 हफ्ते से दादी को रुखसती पर इनकार कर रही थी। जी ठीक है, खुद को कोसते बमुश्किल ये लफ्ज़ अदा किए। गुड, अफनान खानज़ादा ने कहा। डिनर के बाद वो लोग वापस घर आए। दादी को रुखसती की रजामंदी दी। रुखसती सादगी से थी, पर अगले दिन से ही घर में तैयारी शुरू हो चुकी थी। अफनान खानज़ादा मंजर से फिर गायब था। दादी हरम के लिए कपड़े, जूते और तमाम चीज़ों की तैयारी कर रही थी। दिन देखते देखते गुजर गए और अफनान और हरम की रुखसती हो गई। वो दुल्हन बनी अफनान खानज़ादा की सेज पर बैठी थी। दिल किया उठकर फ़ौरन चेंज कर ले, पर कदमों में गोया जान ना पाई। ये सब कुछ नाटक था, फिर भी सब कुछ हकीकत लग रहा था। कमरे में किसी और की मौजूदगी महसूस करते वो मज़ीद सर झुका गई। अफनान खानज़ादा की नज़रें कोट उतारते उसी पर थीं। वो सामने काउच पर बैठ गया था और मुंह पर हाथ रखे हरम को देखने लगा था। सामने बैठी लड़की उससे उम्र में काफ़ी छोटी थी। इनके दरमियान 8 साल का फ़र्क था। नाटक के लिए ही सही, वो लड़की अफनान खानज़ादा के मयार पर उतरी थी, वरना वो कभी उसके नाम के साथ नाम ना जोड़ता। गहरी सांस भरते अफनान खानज़ादा उसके मुकाबिल बेड पर बैठा तो हरम नामहसूस तरीके से पीछे खिसकी। खूबसूरत लग रही हो, हरम ने अफनान को कहते सुना। तुम्हारी मुंह दिखाई। अफनान ने एक मखमली डिब्बी उसके सामने की तो हरम ने वो डिब्बी थाम ली। कुछ लम्हे हरम को देखने के बाद वो उठ खड़ा हुआ। चेंज कर लो, फिर आराम कर लेना, मैं भी थक गया हूँ। ये कहते अफनान कमरे से मुंसलिक दूसरे कमरे में चला गया था। हरम ने जब से रुकी सांस बहाल की। मुंह दिखाई का डब्बा खोला तो अंदर बेहद खूबसूरत डायमंड ब्रेसलेट था। वो और हैरत से तकती रह गई। भला नाटक में इतनी कीमती मुंह दिखाई? फिर एहसास हुआ दादी ने सुबह पूछेंगी, इसीलिए। वो जल्दी से खड़ी हुई, कपड़े तब्दील करके फ्रेश हुई और अफनान के आने से पहले बेड के दूसरे किनारे पर सिमट कर लेट गई। पर नींद ना आई और ना ही अफनान वापस कमरे में आया। रात के किसी पहर उसकी आंख लगी। जब सुबह आंख खोली तो वो बेड पर फैली हुई लेटी थी। शायद बहुत ज़्यादा आरामदेह नींद आई थी और अफनान खानज़ादा बेड के किनारे पर बेड क्राउन से टेक लगाए बैठा उसे ही देख रहा था। जगह खाली देखकर पूरे पर कब्जे का इरादा था। अफनान की तरफ से कहा जाने वाला जुमला मजाक था या तंज, वो समझ ना सकी। ये शख्स मजाक भी ऐसे अंदाज में क्यों करता था? सॉरी। हरम ने चोर नज़रों से अफनान को देखा और फौरन वॉशरूम की जानिब चली गई। अफनान ने भी आंखें मूंद लीं। दिन एक बार फिर तेज़ी से गुजरने लगे, पर अब बहुत कुछ तब्दील हुआ था। हरम का खाना पीना अब अफनान के साथ होने लगा था। रात दादी उसे अफनान के आने से पहले तैयार करके कमरे में भेज देती। अफनान और हरम के दरमियान अब छोटी मोटी गुफ्तगू होने लगी थी। वो अस्पताल भाई को देखने अफनान के साथ जाती थी। जिंदगी नाटक चल रही थी, पर यह नाटक अब हरम को अच्छा लगने लगा था। उसे अफनान खानज़ादा अच्छा लगने लगा था। वो सोचना ही नहीं चाहती थी कि यह नाटक है। उसे रिश्ते मिल गए थे, दादी मिल गई थी, यहाँ सब उसका ख्याल रखते थे। वो महफूज थी, वो लोगों की मोहताज नहीं थी। इसे और क्या चाहिए था? हाँ, इसे अफनान खानज़ादा से डर अब भी लगता था, पर वो मगरूर और ख़ूबसूरत सा शख्स दिल को भा रहा था। पर यह बात चुभती थी कि ये सब आर्जी था। उसकी दादी की ज़िंदगी के साथ ये नाटक ख़त्म हो जाना था। ये बात उसे मायूस करती थी। लेकिन मज़ीद 2 दिन गुजरे तो अफनान खानज़ादा के मिजाज भी बदलने लगे। वो महसूस कर रही थी जैसे अफनान खानज़ादा की नज़रों में तासुरात आने लगे हैं। जब वो सुबह सोकर उठती तो अक्सर ख़ुद को अफनान खानज़ादा के बाजुओं में पाती। कभी हरम की टांग अफनान के पेट पर होती
तो कभी सर अफनान के सीने पर। यह सब नाटक था, उसे फिर भी अच्छा लगने लगा था। यही वजह थी कि वो खुद भी अनजान बन जाती। आज वो तैयार हो रही थी जब अफनान खानज़ादा कमरे में दाखिल हुआ। हरम सुर्ख लिबास में थी। आपके लिए चाय लाऊं? अफनान फ्रेश हुआ तो हरम ने पूछा। अफनान ने एक गहरी नज़र उस पर डाली और कदम हरम की जानिब बढ़ा दिए। वो हरम के इस कदर करीब हुआ कि हरम को कदम पीछे लेने पड़े। सारा नशा और खुमार पल में उड़ा। उसे जो अफनान खानज़ादा अच्छा लगने लगा था, उसे करीब आते देखकर हाथों के तोते उड़ने लगे। खौफ ओद आया। आप क्या कर रहे हैं? हरम ने घबराहट से पूछा। दादी ने एक फरमाइश की है और मैं उनकी फरमाइश नहीं टाल सकता। अफनान ने मुस्कुराहट दबाते संजीदा लहजे में कहा और मज़ीद हरम की तरफ कदम बढ़ाए। क्या? हरम ने फौरन पूछा। वो अपना पर पोता पोती यानी मेरी औलाद देखना चाहती हैं। अफनान खानज़ादा की संजीदगी से कही बात उसके औसान ख़ता कर गई। तो हरम को मफ़हूम समझ आने लगा था। तो ये कि उन्हें हमारा बच्चा चाहिए। अफनान ने हमारे पर जोर दिया था और मज़ीद हरम के करीब हुआ था। आप मेरे करीब क्यों आ रहे हैं? वो घबराकर मज़ीद 2 कदम पीछे हुई। देखें, ये सब हमारे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था। आप मुझे छू नहीं सकते। दीवार से टकराते वो घबराते हुए बोली। दिल हलक में धड़कने लगा, जबकि मुकाबिल उसके दोनों तरफ दीवार पर हाथ रखे उसके चेहरे के करीब झुका, इतना करीब कि नाक उसकी नाक से मस होने लगी। प्लीज़, मेरी सांस रुक जाएगी, वो अचानक लम लहजे में बोली। जब मुकाबिल 1 इंच पीछे हुआ और उसके चेहरे पर हल्की सी फूंक मारी, वो आंखें मीच गई। अफनान खानज़ादा करीब से उसके नक्श को मुस्कुराती नज़रों से देखने लगा। हरम की धड़कन इस कदर तेज़ थी कि वो अपने कानों में सुन पा रहा था। अचानक हरम के माथे पर पसीने छूटने लगे। सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट तो हमारा निकाह है ना। निकाह के बाद तुम पर जायज़ हो, हर तरीके से हलाल। अफनान खानज़ादा की गंभीर आवाज़ उसके रोंगटे खड़े कर गई। वो पट से आंखें खोलती अफनान खानज़ादा की क्रस्ट ग्रे आंखों में देखने लगी। ये आप क्या कह रहे हैं? हम रियल मियाँ बीवी नहीं हैं। हरम को उसकी अकल पर शायबा हुआ। हमारा निकाह असल में हुआ था। हरम अफनान खानज़ादा। अफनान खानज़ादा ने अपनी उंगली की पुश्त उसके गाल पर फेरी तो हरम बेयकीनी और खौफ से सिमटने लगी। ये अचानक उस मगरूर खानज़ादे को क्या हो गया था? वो तो उसे देखता तक नहीं था और आज हक़े ज़ौजियत जता रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हरम बेबसी से चेहरा मुकम्मल नीचे झुका गई, क्योंकि अफनान खानज़ादा इस कदर करीब था कि ये कुर्बत जानलेवा साबित हो रही थी। तुम्हें समझने की ज़रूरत भी नहीं है। अपने नन्हे दिमाग पर इतना ज़ोर मत डालो। जाओ, 1 कप चाय लेकर आओ। कहते साथ अफनान खानज़ादा 1 कदम पीछे हुआ तो हरम ने गहरी सांस ली। मौके को गनीमत जानकर सर पर दौड़ लगाई, पर 2 कदम बाद ही पाँव कारपेट में अटका और वो गिरने लगी थी, जब अफनान खानज़ादा ने उसे बाजुओं से पकड़कर अपनी जानिब खींचा। मुझसे जितना दूर भागने की कोशिश करोगी उतना पास आ जाओगी, तो तुम्हें उल्टा ट्राई करना चाहिए। हरम का हाथ छोड़ते वो फिर उसके मुकाबिल खड़ा था। मतलब? 1 कदम पीछे लेते वो घबराहट से पूछ गई। मतलब ये कि करीब आने की कोशिश करो, फिर हो सकता है कि दूर हो जाओ। कहते साथ अफनान खानज़ादा ने अपना कोट उतारा तो हरम एक बार फिर तेज़ी से कमरे से बाहर भागी। अफनान खानज़ादा ने मुस्कुराहट होंठों में दबाते बंद होते दरवाजे को देखा। दरवाज़ा बंद होते ही उसकी मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। काउच पर बैठे अफनान खानज़ादा ने टेबल पर रखा सिगरेट का डब्बा और लाइटर उठाया। सिगरेट जलाते गहरा कश लिया और सर काउच पर ऊपर करके टिकाते अंगूठे से अपना माथा रब किया। आंखें मूंदते ही चंद माह पहले का मंजर आंखों में घूमने लगा। उसने दादी की रिपोर्ट्स दूसरे डॉक्टर को चेक करवाई थी, क्योंकि जुनैद से बात करते उसे जुनैद और दादी पर शक हुआ था, और फिर वो शक यकीन में बदल गया था, क्योंकि दादी की रिपोर्ट्स क्लियर थी।
दादी और जुनैद ने प्लानिंग की थी ताकि वो अफनान की शादी करवा सकें। पहले तो उसे बहुत गुस्सा आया था, पर फिर दादी को रोते देखकर इस बात का एहसास हुआ कि जवानी में ही बेटा बहू खोने के बाद पोते को पालते उन्हें इस मकान को घर देखने की तमन्ना थी। शायद उनकी तमन्ना ठीक थी और अफनान की जिद गलत। तो अगर वो उनके लिए शादी का नाटक कर ले तो इसमें क्या बुराई थी। पर नाटक के लिए भी उसे इस लड़की अपने मयार की चाहिए थी। उसे यह भी मालूम था कि जुनैद दादी को उसकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के ख्याल के मुतल्लिक भी बता चुका होगा, जब भी दादी हरम के घर जाने से पहले ही इनकार कर चुकी थी। फिर उसे हरम का ख्याल गुजरा और तवक्को के मुताबिक हरम उसकी सोच से ज़्यादा मजबूर थी और वो राज़ी भी हो गई। दादी जो इनकार का इरादा कर चुकी थी, हरम को देखते ही राज़ी हो गई। शायद उनका तजर्बा कारामद था, लेकिन निकाह में हरम को कबूल करते हुए जहन में कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं थी। वो उसे हकीकी निकाह कर रहा था और उसके बाद वो हरम से बिल्कुल लापरवाह रहा था, पर रह नहीं पाया था, बल्कि हर लम्हे हरम पर नज़र रखी और उसे खुद इस बात का इल्म नहीं हुआ था कि उसे कब हरम से मोहब्बत हुई थी। रुखसती की जिद दादी की नहीं बल्कि अफनान की खुद की थी, पर दादी ने बताया कि हरम अभी रुखसती पर राज़ी नहीं, तो इसे बहुत गुस्सा आया। फिर इसने दूसरे तरीके से हरम को रुखसती पर राज़ी किया। वो रोज़ इसके पहलू में सोती थी, वो घंटों हरम को देखता था। शादी मोहब्बत की नहीं थी, पर मोहब्बत हो गई थी और अब वो हरम और अपने रिश्ते को हकीकी रंग देना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि हरम भी उसे दिली तौर पर कबूल कर चुकी है और उसे पसंद करने लगी है, लेकिन दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट की दीवार थी। हरम चाय बनाने किचन में आई और अपने दिल के मुकाम पर हाथ रखा। किस कदर खूबसूरत एहसास हुआ था उसे, जो अफनान खानज़ादा उसके करीब आया था। पहली बार उसे मोहब्बत भरी नज़रों से देखा था, पर दिल में बुरी तरह वो कॉन्ट्रैक्ट छपा था कि सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं था। सब एक ड्रामा ही तो था। वो पागल थी जो उस दिल लगी से दिल लगा रही थी। आंसू अचानक आंखों में जमा होने लगे। वो सब जानते हुए कैसे अफनान खानदादा से मोहब्बत कर चुकी थी। भला वो आलीशान मर्द इस जैसी लड़की से क्यों अपना रिश्ता आगे बढ़ाता। खुद पर जब्त करते पहाड़ बिठाते हरम ने चाय बनाई और वापस कमरे की तरफ चली गई। जो भी हुआ सब उसकी गलती थी। सब जानते हुए भी उसने पेशकदमी की थी। अफनान खानज़ादा ने तो नहीं कहा था कि मुझसे मोहब्बत करो। हरम चाय लेकर कमरे में दाखिल हुई और चाय का कप टेबल पर रखकर खामोशी से कमरे से जाने लगी, जब अफनान खानज़ादा ने उसकी कलाई थामी। मेरा हाथ छोड़ें। हरम को अचानक गुस्सा आया। सोच लो खुद छुड़ा रही हो, वरना एक बार पकड़ने के बाद मैं कभी नहीं छोड़ता। अफनान की संजीदा बात उसका दिल पसीज गई थी। ये सब कॉन्ट्रैक्ट, वो कहते कहते लब भींच गई। आंखों से आंसू बहने लगे। वो बेबस नहीं होना चाहती थी, पर हो गई थी। कैसे बताती कि सब हकीकत जानते हुए भी दिल मनमानी पर उतरा है। तुम अगर रजामंद हो तो हम ये कॉन्ट्रैक्ट अभी ख़त्म कर देते हैं। हरम के मुकाबिल खड़े होते हुए अफनान ने संजीदगी से कहा, तो हरम के दिल की धड़कन एकदम सुस्त हुई। यानी मैं चली जाऊं? वो बहुत धीमे लहजे में पूछ रही थी। हाँ, या तो चली जाओ या तो हमेशा के लिए आ जाओ। मर्जी तुम्हारी होगी। ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूं मैं। अफनान खानज़ादा ने उसका हाथ अभी भी थाम रखा था। हरम को अपनी समात पर यकीन नहीं आया। आप क्या चाहते हैं? बहती आंखों से पूछा। मैं हरम को चाहता हूं। अफनान ने इस बार मुस्कुराहट ज़ब्त ना की। जब हरम तड़प कर रोती अफनान के सीने से लग गई। मुजारो कतार रोने लगी। जब अफनान उसे खुद में भेंचता उसके सर पर बोसा देने लगा। वैसे मैं सच कह रहा था। दादी को पड़पोता या पोती चाहिए। हरम को खामोश होते देखकर अफनान ने शरारत से हरम के कान में कहा, तो वो मुस्कुराती शर्माई उसी के सीने में चेहरा छुपा गई। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।